और बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण गहन विश्लेषण में स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस चर्चा के लिए। हाँ, नमस्ते। मैं भी तैयार हूँ इस बारे में बात करने के लिए। ये विषय वाकई काफी गहरा है। बिल्कुल। आज का मुद्दा एक ऐसी कश्मकश पर आधारित है जो हमारे समाज, कानून और जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनके बीच अक्सर उलझी भी दिखती है। सही कहा। हम चर्चा करने वाले हैं मद्रास हाईकोर्ट के एक बेहद अहम फैसले पर। यह फैसला 22 अक्टूबर 2024 को सुनाया गया था। जी, और इस मामले का कानूनी रेफरेंस है रिट पिटिशन नंबर 16,167। हाँ, साल 2022। और ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी PR कृष्णप्रिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के बीच। और इस पूरे विश्लेषण के लिए हमारा मुख्य स्रोत सीधे अदालत के आदेश की मूल कॉपी है। एकदम मूल कॉपी, जिसमें इस पूरे विवाद को बहुत सटीक तरीके से बताया गया है। इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि किसी भी बड़ी संस्था के जो रोजगार के नियम होते हैं ना, वो आखिर कितने कठोर होते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि अब इन ठोस कानूनी नियमों का सामना किसी परिवार की अचानक आई ट्रेजेडी या मानवीय त्रासदी से होता है तो अदालतें किस आधार पर अपना फैसला सुनाती हैं। सही बात है। आज की चर्चा सुनने वालों के दिमाग में चल रहे जो रोजगार और संस्थागत नियमों से जुड़े कई भ्रम है ना, उन्हें पूरी तरह तोड़ देगी। बिल्कुल तोड़ देगी। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सोचिए एक आम परिवार की, जहां सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक एक दिन एक ऐसी खबर आती है जो उनकी पूरी दुनिया हिला कर रख देती है। हाँ, उजाड़ देती है एकदम। ये कहानी है एक एक्स सर्विसमैन की शहादत की और उसके बाद उसके पीछे छूटे परिवार द्वारा अपने हक के लिए लड़ी गई एक लंबी लड़ाई की। ये मामला वाकई किसी भी इंसान को झकझोर देने वाला है। अगर हम ध्यान दें तो जी नाराजन, जो कि एक एक्स सर्विसमैन थे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आर्म्ड गार्ड यानी सशस्त्र गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। अकेले कमाने वाले थे वो घर में। जी बिल्कुल। उनका पूरा परिवार उनकी इस आय पर पूरी तरह निर्भर था। लेकिन 4 जून 2019 को एक ऐसी घटना घटी जिसने सब पलट दिया। हाँ, ड्यूटी के दौरान अपने ब्रांच मैनेजर के साथ एक दुर्घटना में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। पीछे रह गई उनकी पत्नी PR कृष्णप्रिया और उनके 2 छोटे बेटे, जिनकी उम्र उस वक्त महज 12 और 14 साल थी, और उनके बूढ़े माँ बाप। ये सुनकर ही दिल बैठ जाता है। 12 और 14 साल के बच्चे, इनकी तो उम्र भी नहीं है सबको समझने की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। बहुत ही छोटी उम्र है। एक अचानक आई दुर्घटना किसी परिवार का पूरा आर्थिक ढांचा ताश के महल की तरह मिनटों में गिरा सकती है। सही कह रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ, घर का पूरा खर्च, सब कुछ अचानक एक सवालिया निशान बन जाता है। जी। ऐसे में आमतौर पर लोगों को लगता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, जिसे हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं, वो एक सहज विकल्प होगा। सबको लगता है कि बैंक आगे आएगा और कहेगा कि आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आमतौर पर यही उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ किस्सा कुछ और ही मोड़ लेता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि बैंक ने इस आर्थिक संकट को देखते हुए परिवार को एक विकल्प जरूर दिया था। अच्छा, बैंक आगे आया था? हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो विकल्प कोई आम नौकरी नहीं थी। तो क्या था? बैंक ने एक्स ग्रेटिया एक मुश्त राशि यानी एक लमसम पेमेंट लेने का सुझाव दिया था। एक फिक्स्ड अमाउंट। जी। एक्स ग्रेशिया का सीधा सा मतलब होता है कि संस्था अपनी तरफ से सहानुभूति के तौर पर एक तय राशि दे रही है ताकि परिवार अपना आर्थिक गुजारा कर सके और इस तबाही से थोड़ा उभर सके। रुकिए, मुझे एक बात समझने दीजिए यहाँ। अगर बैंक ने सामने से पैसे देने की पेशकश की थी तो फिर परिवार ने उस ऑफर को ठुकराकर ये लंबी कानूनी लड़ाई क्यों चुनी? ये एक लाजमी सवाल है। एक लमसम पेमेंट तो उस वक्त एक बड़ी राहत हो सकती थी ना? बड़ी राहत जरूर होती, लेकिन वो राहत अस्थायी होती। अस्थायी यानी टेम्पररी। बिल्कुल। PR कृष्णप्रिया ने बहुत दूर की सोची। उनका मानना था कि एक मुश्त राशि चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर कुछ सालों में खत्म ही हो जाएगी। सही बात है, महंगाई इतनी है और उनके सामने 2 छोटे बच्चों की पूरी पढ़ाई और उनका एक लंबा भविष्य खड़ा था। उन्हें लगातार आने वाली इनकम यानी स्थायी आय की जरूरत थी, जो कि सिर्फ एक नौकरी ही दे सकती थी। तो उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। जी, इसलिए उन्होंने एक्स ग्रेचुआ राशि लेने के बजाय संस्था से अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी की मांग की। उन्होंने तय किया कि वो बैंक में क्लेरिकल पोस्ट के लिए आवेदन करेंगी। और इसके बाद ही तो शुरू होता है ये कानूनी दांव पेंच का लंबा सिलसिला। अब सोचिए, एक पत्नी शोक में है,
पर फिर भी अपने बच्चों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है। उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन एसबीआई ने साल 2020 में लगातार 3 बार उनका आवेदन खारिज किया। हाँ, पहले 3 मार्च को, फिर 12 मई को और आखिरी में 5 दिसंबर को। हर बार वही नतीजा, रिजेक्शन। रिजेक्शन जी। और पता है रिजेक्शन का आधार क्या बनाया गया? उनकी उम्र। हाँ, उनकी उम्र। क्लेरिकल पोस्ट के लिए विडो या जनरल कैटेगरी की अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल तय की गई थी। 35 साल। जबकि पत्नी की उम्र उस समय 37 साल और 10 महीने थी। मतलब संस्था के स्ट्रिक्ट नियमों के अनुसार वो 35 की आयु सीमा को लगभग 2.25 साल से पार कर चुकी थी। बिल्कुल। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि संस्थागत ढांचा हमेशा एक तय पैमाने पर चलता है। वहां ना भावनाओं से ज्यादा लिखित नियम मायने रखते हैं। बैंक का सीधा सा तर्क था कि उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो एज क्राइटेरिया है उसको पार किया जा चुका है। पर पीआर कृष्णप्रिया ने हार नहीं मानी। नहीं। यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बस चुपचाप बैठकर उस फैसले को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि कानून की किताब को गहराई से पढ़ा और वहां से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला जिसने इस बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया। जी, उन्होंने एक बहुत ठोस दलील पेश की। उन्होंने खुद बैंक की ही 5 अगस्त 2014 की, ध्यान दीजिएगा, स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का हवाला दिया, खासकर उसके क्लॉज 7 का। क्लॉज 7। इस क्लॉज के तहत उनका तर्क था कि अपवाद वाले मामलों में, यानी ऐसे हालात जहां परिवार अत्यधिक गरीबी और आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, वहां उम्र की सीमा में छूट यानी एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अपने इस तर्क को अदालत में मजबूती से रखने के लिए उन्होंने द चीफ जनरल मैनेजर एसबीआई वर्सेस एम संतोष 2017 के पुराने फैसले का भी जिक्र किया। सही पकड़ा आपने। उनका साफ कहना था कि एज रिलैक्सेशन नामुमकिन नहीं है और उनके मामले में जहां 2 छोटे बच्चे हैं और अचानक पति की ड्यूटी पर मृत्यु हुई है, तो ये रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनकी दलील सुनने में बिल्कुल वाजिब लगती है। किसी की भी सहानुभूति उस वक्त उनके साथ होगी, लेकिन जब हम अदालत के अंदर आते हैं ना, तो हर दलील को कानून की कसौटी पर कसना पड़ता है। बिल्कुल। बैंक ने अपने बचाव में जो तर्के दिए वो कानून की दृष्टि से बेहद मजबूत थे। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो बैंक का सबसे बड़ा आधार ये था कि अनुकंपा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि पिता की जगह बेटे को या पति की जगह पत्नी को नौकरी मिलना एक स्वाभाविक यानी नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 जो सबको रोजगार में बराबरी का अधिकार देते हैं, उनका एक कठोर अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन। जी, इस अपवाद का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विशेष और बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जहां परिवार तुरंत सड़क पर आने की स्थिति में हो। लेकिन एक मिनट, थोड़ी देर के लिए कानून की इन भारी बातों को भूल जाइए। क्या एक इतनी बड़ी संस्था के लिए महज 2.25 साल की छूट देना इतना असंभव था? असंभव नहीं, लेकिन आखिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यानी अपवाद वाले हालात के लिए नियम बनाया ही क्यों गया था? अगर उसका इस्तेमाल एक ऐसी विधवा के लिए नहीं हो सकता जिसके पति ने ड्यूटी पर जान गंवाई हो, मुझे तो ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा कठोर लग रहा है। मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट। ये कठोर जरूर लगता है, लेकिन बैंक का इस पर अपना एक ठोस दृष्टिकोण था। बैंक ने अपनी ही स्कीम के दूसरे नियमों का सहारा लिया, खासकर क्लॉज 9.2i का। इसमें क्या लिखा था? इस क्लॉज का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी कैंडिडेट की आयु उस दिन से तय होगी जिस दिन उसने एप्लीकेशन जमा की है, और बैंक ने ये भी समझाया कि उनकी जो 2014 की पूरी स्कीम है ना, वो पहले से ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यानी आपात स्थितियों के लिए ही बनी है। यानी वो खुद ही एक अपवाद है। एग्जैक्टली, स्कीम खुद एक अपवाद है। अब उस अपवाद के अंदर एक और अपवाद निकालना वो कानूनन गलत हो जाता है। बैंक का तर्क था कि अगर हम हर भावनात्मक केस में 2-3 साल की छूट देने लगे तो ये 35 साल की सीमा रखने का मतलब ही क्या रह जाएगा? बात तो है। फिर तो हर एप्लीकेशन किसी न किसी छूट की मांग करेगा और पूरा संस्थागत ढांचा बिखर जाएगा। ये एक ऐसी बहस है जहां एक तरफ दिल बोल रहा है और दूसरी तरफ दिमाग। पर मैं जानता हूं कि अदालत के पास सिर्फ भावनाओं से तो काम नहीं चलता होगा। बैंक ने इस ठोस ढांचे को साबित करने के लिए कुछ पुराने उदाहरणों का भी इस्तेमाल किया होगा ना, ताकि वो दिखा सकें कि ये सिर्फ उनकी जिद नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बैंक ने कानून की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण केसों का हवाला दिया,
जिन्होंने इस पूरी चर्चा की दिशा ही तय कर दी। कौन से थे वो केस? पहला केस था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सोमवीर सिंह, जो कि 2007 का मामला है, और दूसरा था भवानी प्रसाद सोनाकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2011 का केस है। मैं इन केसों की थोड़ी गहराई में जाना चाहूंगी क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कोर्ट्स आखिर ऐसी स्थितियों में सोचते कैसे हैं। बिल्कुल, बताइए। ऐसा क्या साफ कर दिया था इन केसेस ने जिसके सामने पीआर कृष्णा प्रिया की जो भावनात्मक दलीलें थी वो कमजोर पड़ गईं? देखिए, सोमवीर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अदालत महज सहानुभूति यानी सिर्फ सिंपैथी के आधार पर खुद से नियमों में ढील नहीं दे सकती। अदालत का काम ये नहीं है कि वो देखे कि परिवार कितना दुखी है और उसके हिसाब से कानून की लकीर को अपने आप मिटा दे। तो फिर अदालत का काम क्या है इसमें? वही भवानी प्रसाद सोनाकार केस ने क्लियर किया। इस केस में कोर्ट ने जोर दिया कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का क्लेम हमेशा उस स्कीम के स्ट्रिक्ट दायरे में ही होना चाहिए जो संस्था ने तय की है। स्ट्रिक्ट दायरा? जी, इसका मतलब यह है कि अगर स्कीम कहती है कि 35 साल आखिरी उम्र है तो 36वें साल के पहले दिन भी आवेदन रद्द होने योग्य है। बैंक का अदालत में यही मानना था कि उनकी 2014 की स्कीम के तहत उन्होंने परिवार को आर्थिक आधार पर परख तो लिया था, लेकिन किसी भी हालात में आयु सीमा को क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो बैंक कह रहा था कि देखिए, हम संवेदनहीन नहीं हैं। हमने अपनी तरफ से आर्थिक मदद यानी लमसम एक्सग्रेशिया का ऑफर दिया था, हमने परिवार का दुख देखा, पर हम अपनी भर्ती प्रक्रिया की तय आयु सीमा को नहीं तोड़ सकते। एकदम सही कहा। क्योंकि ये पॉलिसी पूरे देश में सभी पर बराबर लागू होती है। अगर आज उन्होंने एक व्यक्ति के लिए 35 को 38 मान लिया तो कल को कोई 40 साल का व्यक्ति भी सहानुभूति की अपेक्षा करेगा। सही दिशा में सोच रहे हैं आप। जब किसी स्कीम में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का जिक्र होता है तो उस शब्द का अर्थ अनंत नहीं होता। आपको इस लिमिटेड फ्रेम के अंदर रहकर ही छूट देनी पड़ती है। लिमिट नहीं तोड़ सकते आप। हाँ, बैंक का तर्क था कि उम्र में कोई भी बदलाव एक फंडामेंटल क्राइटेरिया को तोड़ने जैसा होगा, जो कि अदालत की नज़रों में बिल्कुल सही नहीं ठहरा। पुराने केसों की इन्हीं नज़ीरों ने इस बात को बार बार स्थापित किया है कि अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता जो नियमित भर्ती होती है उसका बैकडोर एंट्री यानी पिछला दरवाजा नहीं बन सकता। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर इस लंबी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? हाँ। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने किसकी बात मानी? हाँ। संस्था की कानूनी कठोरता जीती या इंसानियत को ध्यान में रखकर कोई लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई? इस सवाल का जवाब हमें उस आदेश से मिलता है जो 22 अक्टूबर 2024 को सुनाया गया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला 28 अगस्त 2024 को रिजर्व कर लिया था और लगभग 2 महीने के गहरे विश्लेषण के बाद अपना निर्णय दिया। 2 महीने लग गए उन्हें? जी, अदालत ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना था। एक तरफ परिवार की अत्यधिक गरीबी और अचानक आई ट्रेजेडी थी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानून के पत्थर पर लिखे नियम थे। अंत में अदालत ने एसबीआई के पक्ष को ठोस और सही माना। यानी परिवार की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। अदालत ने साफ कर दिया कि उम्र ही सबसे बड़ा आधार बनेगी। जी हाँ, फैसले में बहुत साफ शब्दों में लिखा गया कि एसबीआई के नियमों के मुताबिक पिटिशनर वाकई में ओवरएज्ड हैं। उनकी आयु सीमा पार हो चुकी थी। इस आधार पर आवेदन को खारिज करने का बैंक का आदेश बिल्कुल कानून सम्मत और वैध ठहराया गया। अदालत ने साफ कहा कि वो बैंक के इस आदेश में किसी की तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकती। कोई भी राहत नहीं मिली उन्हें। हालांकि एक छोटी सी राहत थी। इस लड़ाई को ध्यान में रखते हुए और परिवार की आर्थिक हालत को समझते हुए अदालत ने रिट पिटिशन को खारिज तो किया, पर उन पर कोई कॉस्ट यानी कोई जुर्माना नहीं लगाया। जुर्माना नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन कानूनी तौर पर देखें तो नौकरी की मांग पूरी तरह से अस्वीकार कर दी गई थी। ये पूरा विश्लेषण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है और इससे एक बहुत बड़ी सीख निकल कर आती है किसी के लिए भी जो ऐसी संस्थाओं का हिस्सा है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर स्थिति बहुत दुखदाई है ना तो कानून उनके लिए थोड़ा झुक जाएगा, पर यह मामला तो यही दर्शाता है कि कानून झुकता नहीं है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है संस्थागत नियमों की मर्यादा का। सुनने वालों को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कॉर्पोरेट या किसी भी सरकारी विभाग के दायरे में आते हैं तो वहां लिखित नियम, पॉलिसीज और गाइडलाइंस ही आखिरी सच होते हैं। आखिरी सच, बिल्कुल। किसी की भी भावनात्मक स्थिति चाहे वो कितनी भी गंभीर या दुखद क्यों ना हो, वो अकेले अपने दम पर संस्था के ठोस कानूनी ढांचे को नहीं झुका सकती। एक पत्नी का दुख
उसके छोटे बच्चों का भविष्य, ये सब इंसानी तौर पर बहुत मायने रखते हैं। लेकिन जब अदालत को फैसला लेना होता है ना, तो उन्हें बेस चाहिए। जी, अदालत और संस्था दोनों हमेशा लिखित कानून और स्थापित नज़ीरों का ही साथ देती हैं। ये इसलिए भी किया जाता है ताकि सिस्टम में किसी एक को छूट देने पर पूरा का पूरा नियमों का ढांचा ढह ना जाए। एकदम से। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कश्मकश सिर्फ इस एक कानून की किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी झलक दिखाती है। एक तरफ हमारे पास नागराजन का परिवार है, जिनका दुख किसी का भी दिल पिघला सकता है। जब एक माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ एक नौकरी मांग रही होती है, तो सामाजिक तौर पर देखा जाए तो हर इंसान उसकी ही मदद करना चाहेगा। बिल्कुल चाहेगा। बैंक ने भी एक्स ग्राशियर राशि के जरिए अपनी संवेदना पेश करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जब बात रोजगार और आयु सीमा की आई, तो संस्था ने अपनी सीमाएं क्लियरली तय कर दी और मद्रास हाईकोर्ट ने भी उन्हीं नियमों की सर्वोच्चता को बरकरार रखा। और पता है, ये एक चीज और दिखाता है कि पॉलिसीज की ड्राफ्टिंग आखिर कितनी अहम होती है। संस्थाओं में जब नियमों में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जैसी वर्डिंग होती है, तो उसका मतलब सब कुछ माफ करना या हर नियम को भूल जाना नहीं होता। उस अपलॉद के भी अपने दायरे होते हैं। इस मामले में वो दायरा 35 साल की उम्र का था, जिसे किसी भी तकलीफ के सामने झुकने नहीं दिया गया। इस गहन चर्चा को यहाँ समेटते हुए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम सब मिलकर सोचें कि आखिर कानून किसके लिए बनाया जाता है। अंत में सुनने वालों के दिमाग को झकझोरने के लिए एक विचारशील सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि जब अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का मूल उद्देश्य ही किसी परिवार को अचानक आई आर्थिक तबाही से बचाना और उन्हें सहारा देना है, तो क्या इन योजनाओं का पैमाना महज उम्र जैसी कठोर संख्याओं पर निर्भर होना चाहिए? ये सोचना होगा। सोचिए इस पर। आज के इस तेजी से बदलते जमाने में महंगाई आसमान छू रही है। बच्चों की परवरिश की बढ़ती लागत किसी भी सिंगल पेरेंट के लिए अकेले उठाना कितना मुश्किल है। एक ऐसी आम परिवार की असल जरूरत को देखते हुए क्या कानून को और योजना बनाने वालों को एक ऐसा नया और लचीला सिस्टम नहीं बनाना चाहिए जो संकट को वाकई एक इंसानी संकट की तरह देखे, ना कि किसी निश्चित मैथ इक्वेशन की तरह जहां उम्र में सिर्फ 2 साल की देरी सारी सहानुभूति और इंसानियत को शून्य कर दे? क्या आगे चलकर हमारी इन बड़ी संस्थाओं को अपनी आयु सीमाओं और अनुकंपा नियमों में आधुनिक परिवार की जरूरतों के हिसाब से लचीलापन नहीं लाना चाहिए? ये एक बहुत ही गहन प्रश्न है। ये एक ऐसी बहस है जिस पर मुझे लगता है कानून बनाने वालों, बड़ी संस्थाओं और पूरे समाज को आने वाले समय में गहन विचार करना ही होगा। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस जरूरी मुद्दे को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत